क्या परंपराएं हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही हैं? क्या विकृत और शर्तों से बंधा हुआ विचार सत्य को देख सकता है? भगवद गीता कहती है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य की कोई सत्ता नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। लेकिन क्या हमारा मस्तिष्क परंपरा को सत्य मानकर खुद को ज्यादा विकसित कर रहा है या खुद को अंधेरे में धकेल रहा है? इस टॉपिक को की गहराई में जाने के लिए वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है। उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है इसके पहले का वीडियो वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएं। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा की किसी न्यूक्लियस के विषय में, या ऐसा केंद्र जो जब अवतरित होता है तो उस समय की जो मान्य अवधारणाएं हैं उनको कहीं ना कहीं वो चुनौती देता है। इसी संदर्भ में हमने बात अवतारों की भी की थी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं नोशन ये मिलता है कि जब कोई चीज़ परंपरा का हिस्सा बन जाए और वो परंपरा जब मानव को बंधन में डालने लगे, तब शायद ईश्वर अवतरित होते हैं और उस समय की मानी हुई परंपराओं को या तो पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं या तो उनमें संशोधन या सुधार करते हैं। और महाभारत तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने आकर उस समय की मानी हुई सारे जो धर्म थे, माने हुए सारे जो सही कर्म थे, उस समय के हिसाब से जो लोगों ने अपना अपना व्यक्तिगत धर्म बना रखा था, जो कि वास्तव में सनातन या सत्य के विपरीत था, उस सारे धर्म का नाश किया। उस सारे धर्म का नाश तो नहीं कहते, उस व्यक्तिगत धर्म का नाश किया, जहाँ पे व्यक्तिगत धर्म सत्य से खुद को बड़ा समझने लगे। और धर्म कतई व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो सत्य है और सत्य तो सबके लिए एक ही हो सकता है। सत्य सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? जो चीज़ सबके लिए अलग अलग प्रतीत हो वो कहीं ना कहीं तो माया ही है। अलग अलग हमारे कर्म जरूर हो सकते हैं हमारी स्थितियों के हिसाब से, लेकिन हम पहले से कोई नोशन, पहले से कोई परंपरा के नाम पर कर्मों का डेफिनेशन पहले से नहीं बना सकते। हमारे जो कर्म हैं उस समय की वर्तमान स्थिति के हिसाब से ही हो सकते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में कन्वे की है। जो भी उस समय की मानी हुई अवधारणाएं थी जो मानव को सत्य से अलग कर रही थी, उन सारी अवधारणाओं को उन्होंने चुनौती दी थी। तो दोस्तों, इस संदर्भ में हमें ट्रेडिशन या परंपरा की बात जरूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम सिर्फ सोच की बात करें तो हम जानते हैं कि सोच जब स्ट्रेट हो, स्ट्रेट सोच का मतलब है कि वो अपनी जगह पर रहे, उतना ही काम करे जितना उसे करना है, जैसे कि हमारे दैनिक कार्यों में हमारी सहायता करना। तब वह सोच जो है सत्य को
साफ साफ देख सकता है, सत्य के एक्शन को देख सकता है। सत्य को देखना तो विचारों के बस की बात नहीं। तो हम वही देखते हैं कि जब भी अगर हम अपने इतिहास में भी देखें कि जब भी किसी बुद्ध पुरुष को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो उसके बाद का जो एक्शन है वो एक्शन करने के लिए थॉट तो लगा ही होगा। जब जय कृष्ण मूर्ति को ये आभास हुआ कि सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो उन्होंने उस समय की ऑर्गेनाइजेशन जो उनके आसपास बनाई गई थी उसको डिसॉल्व कर दिया। और उसको डिसॉल्व करने के प्रक्रिया में उनको काफ़ी लोगों से बातचीत करनी पड़ी होगी, समझाना होगा। तो ये जो थॉट था उस एक्शन को फॉलो किया, जो ट्रूथ का एक्शन था, जो सत्य का एक्शन था, जिसमें ये एक्सप्रेस हुआ और ये जय कृष्ण मूर्ति को पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि किसी भी माध्यम से, किसी भी मेथड से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये परसेप्शन में तो कोई थॉट नहीं था, लेकिन ये परसेप्शन होने के बाद जो थॉट हुआ उसने इस परसेप्शन को, इस सत्य को क्रियान्वित किया। तो जब थॉट का वो पोजीशन हो तो वो थॉट सत्य को क्रियान्वित कर सकता है, सत्य को एक्शन दे सकता है, गति दे सकता है, उसको माया जगत में उसको स्थापित कर सकता है सत्य को। लेकिन यही विचार जब कंडीशनड हो और जब डिस्टॉर्टेड हो, अहम को पोषित करने वाला हो, तो वो निश्चय ही ब्रेन को डैमेज करने वाला होता है। और ये जो ब्रेन का डैमेज है ये शायद कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता। और ये भी समझना कठिन नहीं कि कोई इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि ब्रेन है तो एक पदार्थ, एक मटेरियल है जो एक्चुअली मैटर है। अगर हम ब्रेन को निकाल कर देख सकते हैं कि वो मैटर का बना हुआ है। तो जैसे आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी मैटर को वो पूरी तरह नहीं समझते, बहुत हद तक उसे समझते हैं, खंडों में उसे समझते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, लेकिन वाकई में एक्चुअली में मैटर क्या है वो साइंस भी पूरी तरह नहीं समझता। और कहीं ना कहीं शायद साइंस ये भी मानता है कि ये अननोएबल भी है। किसी भी मैटर को पूरी तरह उसके एंटायरिटी में, उसके ओरिजिन से एंड तक समझना शायद संभव भी नहीं। तो उसी प्रकार ब्रेन भी मैटर है, मटेरियल है, तो उसको पूरी तरह तो नहीं समझा जा सकता। तो क्योंकि हम ब्रेन को पूरी तरह नहीं समझ सकते तो शायद हम ये मेजर नहीं कर सकते कि ये जो डिस्टॉर्शन है थॉट में या ये जो कंडीशनिंग है वो ब्रेन को किस हद तक डैमेज करती है। और यही कंडीशनिंग जब जनरेशन्स में ट्रांसफ़र की जाती है परंपराओं के नाम पर, तो ये डैमेज भी ट्रांसफ़र होता है। और फिर ये परंपराएं जो विचारों का ही उत्पाद हैं, कहीं ना कहीं बड़े होने के क्रम में, हमारे बड़े होने के क्रम में ये परंपराएं खुद को एक अलग रियलिटी की तरह प्रेजेंट करती हैं, या थॉट उन्हें एक अलग रियलिटी की तरह प्रेजेंट करता है, जो भी परंपरा होती है। और उसे ये बोध नहीं रहता कि वो तो एक थॉट ही है, वो थॉट का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन वो उसे एक अलग स्थायित्व दे देता है उस परंपरा को। और महाभारत की कथा में तो ये काफ़ी वर्णन है कि जब पितामह भीष्म को ये क्लियर था कि धृतराष्ट्र धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे, वो सारे काम कर रहे हैं जो शायद उनके राज्य के लिए ठीक नहीं, फिर भी उनका जो स्ट्रक्चर ऑफ थॉट था, जिसने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि उनकी प्रतिज्ञा उस सिंहासन के प्रति, कि वो जो भी उस सिंहासन पर बैठेगा, हस्तिनापुर के सिंहासन पर, उसकी वो हमेशा रक्षा करेंगे, ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। और ये प्रतिज्ञा उनके लिए इतनी बड़ी बन गई कि वो ये भी नहीं देख पाए कि उस सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कितना अत्याचार कर रहा है। भले ही उस अत्याचार से उनका मन बहुत पीड़ित होता था, लेकिन वो उसके खिलाफ नहीं जा पाते थे, बल्कि पाप के साथ ही अलायंस करके उनको युद्ध करना पड़ा महाभारत का। क्योंकि जो विचारों का ये जो परंपरा है, ये जो ट्रेडिशन है, परंपरा में उनको मिला था कि उस सिंहासन का उन्हें की रक्षा करनी है उन्हें। लेकिन ये परंपरा अपने आप को एक इंडिपेंडेंट धर्म की तरह प्रेजेंट कर रही, जिस धर्म का पालन करना जरूरी था, जिसे उन्होंने सत्य मान रखा था। तो दोस्तों ये तो एक कहानी का हम सहारा ले रहे हैं, महाभारत की कहानी का, लेकिन वास्तविकता में भी ऐसा ही है। जो भी परंपराएं हमें दी जाती हैं वो परंपराएं हमें थॉट से ज़्यादा ही लगती हैं, और इसी तरह
वो परंपरा जो थॉट का ही क्रिएशन है उसे परमानेंस मिलता है, और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है और ये ब्रेन डैमेज बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, इस थीम को भले ही ये क्रांतिकारी सा थीम लगे कि नहीं, परंपराओं को कैसे चुनौती दे सकता है, लेकिन इसके कई कॉन्टेक्स्ट हैं, इसके कई सारे नोशंस हमारे उपनिषदों में हैं, भगवत गीता में हैं, और महाभारत की तो हम कहानी कह ही रहे हैं कि कैसे वहाँ पे उस समय की स्थापित परंपराओं को चुनौती स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में दी। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम उपनिषदों से कुछ और भगवत गीता से कुछ नोशंस लेते हैं जो इस ओर इंगित करते हैं कि कैसे परंपरा से बंधना मस्तिष्क को सीमित करता है, कंडीशन करता है, और इन प्रोसेस ब्रेन को डैमेज करता है। तो भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 50 में कहा गया, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दृष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति योग युक्त बुद्धि अर्थात सीधा और स्वस्थ विचार अपनाता है, योग युक्त बुद्धि, वह सही और गलत दोनों से मुक्त होकर सत्य की क्रिया को पहचान सकता है। लेकिन इसमें प्री कंडीशन क्या है कि योग युक्त बुद्धि, जो बुद्धि स्ट्रेट हो और स्वस्थ विचारों वाली हो, किसी परंपराओं के बंधन में ना हो, वही सही और गलत दोनों से मुक्त होकर कि ये सही है, ये गलत है, जो हमें परंपरा बताती है, उससे मुक्त होकर वो सत्य की क्रिया देख सकती है, जो बुद्धि योग युक्त है। जब विचार स्वस्थ और स्पष्ट होता है तो यह सत्य के प्रति संवेदनशील हो जाता है, और विचारों के स्वस्थ और स्पष्ट होने का एक ही तरीका है कि वो परंपराओं के नाम पर सुषुप्त ना हो जाए, वो सो ना जाए। विकृत और संस्कारित विचार का मतलब जो हमें परंपराओं में मिल रहे हैं, संस्कारों के रूप में मिल रहे हैं, जैसे भय की भावना, दुख, एंजाइटी इत्यादि, ये मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसा कि हमने कहा, ये भले ही ये मापने योग्य ना हो, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर ना हो, तो मांडुक्य उपनिषद में कहा गया, नान्तम प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम। यह श्लोक समझाने की कोशिश करता है कि जब विचार अज्ञानता और संस्कारों से घिरा होता है तो वह सत्य से कट जाता है। भय और दुख जैसी मानसिक स्थितियां चेतना के उस स्तर को विकृत कर देती हैं जो सहज और स्वाभाविक हो सकती है। जब मन अधिक संस्कारित और जटिल हो जाता है तो यह सत्य की अनुभूति को कठिन बना देता है। और शायद इसी वजह से हम में से ज़्यादातर टाइम एक्साइटमेंट में या खुशी का अनुभव नहीं करते, बल्कि एक असहजता सा अनुभव करते हैं। शायद यही सिम्टम है ब्रेन डैमेज का, जो कि थॉट के कंडीशन होने से, डिस्टॉर्शन से आती है। परंपरा मस्तिष्क को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। यह एक प्रकार का मानसिक विकार है। जैसे योग वशिष्ठ में के निर्वाण प्रकरण में कहा गया है, वासना मात्र में तस्य संसारो नास्ति किंचन। योग वशिष्ठ में ये बताया गया है कि संसार परंपरा सहित केवल वासनाओं और संस्कारों का खेल है। संसार और उसकी जो भी परंपराएं हैं केवल वासनाओं और संस्कारों का खेल है। जब कोई व्यक्ति परंपरा को बिना प्रश्न किए स्वीकार करता है तो यह एक मानसिक विकृति उत्पन्न करती है, जिससे उसकी सोच स्वतंत्र और स्पष्ट नहीं रह जाती। मस्तिष्क परंपरा को स्वतंत्र वास्तविकता मानती है, जिसे वह और अधिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। परंपरा को स्वतंत्र वास्तविकता मानने से जो मस्तिष्क है वो और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। कठोपनिषद में इस संदर्भ में कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि भोतत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति।
यह श्लोक चेतावनी देता है कि जीवन की सत्यता को समझना आसान नहीं, क्योंकि यह एक तलवार की धार के समान कठिन और नाजुक मार्ग है। परंपराएं, और क्योंकि ये इतना कठिन मार्ग है तो इसे किसी सेट मेथड से, किसी सेट परंपरा से तो नहीं जाना जा सकता। परंपराएं मस्तिष्क को भ्रमित कर सकती हैं, और जब व्यक्ति परंपरा को ही अंतिम सत्य मान लेता है तो वह वास्तविकता को देखने की क्षमता खो देता है। और जो अंतिम थीम है जो हम बात करेंगे कि संस्कृति भिन्न दिखती है लेकिन इसकी संरचना समान होती है। जो भी संस्कृति या संस्कार दिखते भिन्न है लेकिन संरचना सबकी समान होती है, क्योंकि सब थॉट के ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, पैटर्न्स हैं। यह निर्धारित करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या सही है, जिससे मस्तिष्क विचार को स्वतंत्र वास्तविकता मान लेता है। जो हमने बात की, परंपराओं को विचारों से कुछ अलग मस्तिष्क समझ लेता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, आचार्यात् पद्मादते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब्रह्मचर्यभ्य पादम काल क्रमेण च। यह श्लोक बताता है कि संपूर्ण मान्यताएं शिक्षा, समाज, साथी और समय के प्रभाव से बनती हैं। हम जो भी मानते हैं वह वास्तव में हमारी संस्कृति और परंपरा द्वारा हमें आरोपित होती है। इसलिए व्यक्ति की सोच सांस्कृतिक रूप से बंधी होती है। इस कारण मस्तिष्क वास्तविकता को स्वतंत्र रूप से देखने में असमर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि परंपरा या ट्रेडिशन को अगर हम सत्य मान लें तो उससे किस प्रकार हम अपने ही ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, किस प्रकार उसे सत्य से दूर कर रहे हैं, ये संदर्भ क्लियर होगा। अगर इस टॉपिक पर आपका कोई मत है तो कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।